तो एक तरफ भाजपा उम्मीदवार रघुराज शाक्य डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, उस दौरान की बातचीत आपने सुनी। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनके लिए एक जनसभा की। इस दौरान उन्होंने शिवपाल और सपा परिवार पर जमकर हमला बोला। सर, आज आपने जनसभा में कहा कि धनबल बाहुबल की राजनीति का दी एंड हो चुका है, तो क्या लग रहा है? निश्चित तौर से देखिए, धन बल के आधार पर, बाहुबल के आधार पर, गुंडों माफियाओं के आधार पर, बूथों के कब्जों के आधार पर चुनाव जीतने का युग पूरे प्रदेश से चला गया है। मैनपुरी में जो बचा था ये उपचुनाव, जिसमें से रघुराज सिंह शाक्य जी हमारे प्रत्याशी हैं, इनको यहाँ की जनता विजयी बना करके ऐसा संदेश देने का काम करेगी। अब न गुंडागर्दी चलेगा, न भ्रष्टाचार चलेगा, न बूथ पर कब्जा चलेगा। अब विकास का रास्ता खोलने का काम करेगी। बीजेपी को इस बात को लेकर बड़ा संशय बना हुआ है कि पैसा चल रहा है। आपने इस बात को लेकर चुनाव आयोग से भी भरे मन से कहा कि चुनाव आयोग संज्ञान ले, तो क्या लग रहा है सर ये चीज़? निश्चित तौर से देखिए, यह शिकायत करें मेरे पास कई कार्यकर्ताओं ने, कई जनता के लोगों ने कहा कि यहाँ उन लोगों ने बहुत पैसा बांटने का तय किया है। तो मैंने कहा इन्होंने कोई मजदूरी करके पैसा तो इकट्ठा नहीं किया है इतने रुपए। तो जिनको लूटा है उनको अगर वो बांटने का काम करते हैं तो पहले तो चुनाव आयोग की ड्यूटी वो रोके, और अगर कोई पैसा किसी को देते हैं उसके बदले वोट लेना चाहते हैं तो पैसा तो ये देंगे, लेकिन वोट कमल के फूल पे पड़ेगा। चाचा शिवपाल पूरी तरह से सर मैदान में उतर आए हैं उनके अखिलेश जी के साथ। अब तो ये कह रहे हैं कि रघुराज जी तो हमारे शिष्य हैं, लेकिन बहू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो ये स्वीकार्य नहीं है। श्री शिवपाल सिंह यादव जी को ये बताना चाहिए कि वो स्वयं अपने सगे भतीजे के खिलाफ चुनाव फिरोजाबाद में लड़ रहे थे, जो मुझे जानकारी है। और जब वो अक्षय यादव जो उनका भतीजा उसके खिलाफ लड़ सकते हैं, तो उस रघुराज सिंह शाक्य जी ने कौन सा ऐसा गलत काम किया? एक अच्छी पार्टी को चुना, एक विश्व का सबसे शक्तिशाली नेतृत्व जिस पार्टी के पास है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में, उस पार्टी को चुना। आदरणीय योगी जी के रूप में उत्तर प्रदेश में सुशासन, विकास और गुंडों अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही, उस पार्टी को चुना। तो उनका फैसला सही है। अब उनको लगता है कि श्री अखिलेश यादव जी के हाथ में वो उनका भविष्य है, तो वो श्री अखिलेश यादव जी के साथ जा सकते हैं। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको देते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से सपा के नेता मिले हैं। सपा प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है। पार्टी की ओर से सपा नेताओं ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। मैनपुरी में चुनावी गड़बड़ियों को लेकर पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए गए हैं। उस दौरान की तस्वीर जब सपा का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने, उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है। पार्टी की ओर से सपा नेताओं ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जहां उन्होंने मैनपुरी में चुनावी गड़बड़ियों को लेकर पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए हैं और इसी बाबत ये ज्ञापन सौंपा गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, समाजवादी पार्टी का ये प्रतिनिधि मंडल है जो ये ज्ञापन देने पहुंचा। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार आ चुका है। कहा है कि ये जनता से नहीं, अधिकारियों से वोट मांगने आए हैं। जब सिलेंडर सस्ता था, फ्री दे दिया। पुलिस वालों ने भी हिसाब किताब बढ़ा दिया है। बिजली का बिल नहीं चुका पाए तो फिर एफआईआर होती है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव ने यह पलटवार किया है। कहा कि ये जनता से नहीं, अधिकारियों से वोट मांगने आए हैं। बता दें कि इससे पहले भी अखिलेश यादव इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। महंगाई पर वे वार कर रहे हैं। कहा जब सिलेंडर सस्ता था तो फ्री दे दिया, कि जनता नहीं, अधिकारियों से वोट मांगने आए हैं। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर अखिलेश यादव का ये पलटवार है। पुलिस वालों ने भी हिसाब किताब बढ़ा दिया। साथ ही कहा कि बिजली का बिल नहीं चुका पाए तो फिर एफआईआर होती है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव का ये पलटवार। बता दें कि खूब जुबानी जंग इस बीच भाजपा और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के बीच चल रही है। जहां कल की महंगाई पर मायावती ने भी वार किया था। प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए थे कि महंगाई से जनता निराश है, हताश है, लेकिन सरकार इससे बेखबर है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी के भाजपा उम्मीदवार रघुराज शाक्य ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। उन्होंने आज किश्ती में डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क किया। उन्होंने दावा किया है कि मैनपुरी में मुलायम सिंह को छोड़कर जो भी सांसद बने, उनके जनप्रतिनिधि या चापलूसी जनता से बात करते थे। उनके चापलूस मैनपुरी में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 8 दिसंबर को मतगणना होगी। रघुराज शाक्य का मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव से मुकाबला है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी
बदलाव की इबारत लिखना चाहती है और यही वजह है कि पार्टी ने पूरा जोर इस उपचुनाव में लगा दिया है। और उपचुनाव वैसे नीरस होते थे, लेकिन इस बार जो कहा जाए मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव है, सियासी तपिश इतनी बड़ी हुई है कि पूरे देश में इसकी चर्चा है। तो क्या देखते हैं प्रत्याशी महोदय रघुराज जी, क्या लग रहा है, क्या कैसे जा रहा है इलेक्शन? मैनपुरी जनता बदलाव चाहती है। यहाँ जो होते रहे नेताजी को छोड़ के कोई जनता के बीच में नहीं आता था। उनके कुछ लोग प्रतिनिधि के रूप में, कुछ चापलूस लोग थे, वो जनता से कभी किसी को मिलने नहीं देते थे। किस तरीके से, क्योंकि आप भी समाजवाद से आपने पॉलिटिक्स की शुरुआत की है, शिवपाल जी कल कह रहे हैं कि वो हमारे शिष्य हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे बहू के खिलाफ क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, वो ऑब्जेक्शन जता रहे हैं। सैफई कुनबे को सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की है क्योंकि आप भी समाजवादी पार्टी से निकल कर पहुँचे हैं और आप बीजेपी का दामन। देखिए, हमने 2012 में, इन्होंने हमें 2017 में धोखा देने का काम किया, 2022 में धोखा दिया। आप अकेले हो गए, नहीं हुए, अकेले हो गए, जितने थे इनके साथ थे सब अकेले रह गए, खड़े रह गए। तो हमने 2022 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी ना। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो गया, पार्टी का जो निर्देश होगा पालन करना पड़ेगा। नबी तो ज्वाइन की नहीं हमने विधानसभा चुनाव से पहले ज्वाइन करने का काम किया था। अब पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करना पड़ेगा। की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से अयोध्या से, जहां 41वें रामायण मेले का सीएम योगी ने उद्घाटन किया है। 41वें रामायण मेले में आकर मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है, ये सीएम योगी ने कहा। 4 दिनों का ये रामायण मेला पिछले 40 साल से आयोजित हो रहा है। सीएम ने ये बातें कही। से ही होते हुए गए। सरयू जी में तब भी वेग था, आज भी पर्याप्त मात्रा में जल प्रवाह यहां पर होता है। इसको भी हम लोग आगे बढ़ाने की कार्रवाई कर रहे हैं। दुनिया के अंदर आप कहीं चले जाइए, आप रामायण यहां पे दीपोत्सव के कार्यक्रम के अवसर पर देखते होंगे, कई देशों की रामलीलाएं आती हैं। थाईलैंड की, लाओस की, इंडोनेशिया की रामलीला तो जग प्रसिद्ध है, रूस की, ताइवान की, श्रीलंका की, नेपाल की, भूटान की, दुनिया के तमाम देशों की रामलीलाओं को हम बुलाते हैं। यहां पे मंचन होता है, देर रात्रि तक ये मंचन के कार्यक्रम चलते हैं। राम की संस्कृति दुनिया के अंदर जहां कहीं भी गई है, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर। पड़ोसी राम का नाम ही अपने आप में एक मंत्र है। उस मंत्र को जिस रूप में जो व्यक्ति लेगा उसको उस प्रकार का फल भी प्राप्त हो जाएगा। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा श्री राम जन्मभूमि पर सत्ताधारी कुछ भी दावा करते रहे हों, लेकिन भगवान राम ने जब चाहा तो अयोध्या में लाखों कार सेवक आ जाते थे, अपना काम करके फिर निकल जाते थे। जो लोग उस समय धमकी देते थे, उनकी धमकी कुछ नहीं कर पाई और कारसेवकों का संघर्ष रंग लाया। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है? जो लोगों के लिए असंभव था, भगवान श्री राम ने प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उस कार्य को संभव बना दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, अब हमारी जिम्मेदारी है अयोध्या को सजाने, संवारने और रामायण की इस परंपरा को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने की। उस पूरी पवित्र परंपरा के साथ हम सब जुड़ेंगे, इस विश्वास के साथ 41वें रामायण मेले के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, इसको और अच्छे ढंग से कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। यह विवाह पंचमी के अवसर पर ही होना है, दीपोत्सव के अवसर पर होना है, कैसे कार्यक्रम होने हैं, इस कार्यक्रम के साथ एक बार विचार करके इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, भव्यता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। वैश्विक स्तर पर इसमें संगोष्ठी होनी चाहिए, रामायण पर शोध के कार्यक्रम होने चाहिए। उस समय की वनस्पति, उस समय के जुड़े हुए अगर कुछ भी ऐसे प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं तो उसके यहाँ पर शोध संस्थान में लाना, यहाँ के म्यूजियम में उसे स्थान देना और फिर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही स्कॉलरशिप देने की एक व्यवस्था को भी हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के जो लोग हमारे कथा व्यास हैं, रामायण के मर्मज्ञ हैं, उनकी गोष्ठी करवाना, 1-1 घंटे 2-2 घंटे के उनके प्रवचन करना, किसी एक विषय को लेकर
कि भाई मनुष्य से इतर कौन ऐसे लोग हैं जो रामायण के पूरे पृष्ठभूमि के साथ जुड़े हुए हैं। जटायु भी तो उसमें है, बानर और भालू भी तो उसमें है, तमाम अन्य ऐसे ऐसे इस सृष्टि के जुड़े हुए सभी यानी अन्य लोगों से जुड़े हुए वे देव भी हैं, यक्ष भी हैं, गंधर्व भी हैं, जिनका प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से भूमिका इस पूरे अभियान के साथ हमें दिखाई देती है। इन सब पर मंथन करने की आवश्यकता है, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, गंभीर चिंतन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और दुनिया के आकर्षण का केंद्र इस रामायण मेला को बनाने की आवश्यकता है। सरकारें, केंद्र और राज्य सरकार इसमें भरपूर सहयोग करने को तैयार हैं, इसमें कहीं कोई धन की कमी नहीं आने वाली है, लेकिन उसके संयोजन को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। विवाह पंचमी का कार्यक्रम भगवान राम और मां जानकी के विवाह के शुभ मुहूर्त के कार्यक्रम को हम सब बड़ी पवित्र भाव के साथ देखते हैं। हजारों वर्षों की विरासत हमारे साथ में है, उस विरासत पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के श्री चरणों में, मां जानकी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस पूरे आयोजन के अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज को उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। एक लंबे समय तक उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो, अयोध्या वासियों को प्राप्त हो, सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, किस तरह से रामायण मेले को और भव्य बनाया जा सकता है, किस तरह की और व्यवस्थाएं इसमें की जा सकती हैं। बता दें कि फिलहाल यहां कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, यहाँ फूड प्लाजा बनाया गया है, कई अन्य सुविधाएं इस रामायण मेले में अगले 30 तारीख तक रहेंगी। आज इसका उद्घाटन सीएम योगी ने कर दिया है। 30 तारीख तक ये रामायण मेला चलेगा। इसका अपना इतिहास है, अपनी भव्यता है, अपना महत्व है और इसे देखने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, देश भर से लोग यहाँ पहुंचते हैं। ये 41वां रामायण मेला है जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ कर दिया है, इसकी शुरुआत कर दी है और उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे आकर यहाँ गौरव की अनुभूति हो रही है और साथ ही अपने भी कुछ सुझाव उन्होंने मंच से साझा किए हैं कि किस तरह से इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये एक शोध का विषय बन सकता है। ऐसे में रामायण के अलग अलग किरदार और जो उसका पूरा कालखंड रहा है उस पर भी कई शोध किए जा सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। श्री राम जन्मभूमि पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने 41वें रामायण मेले की शुरुआत कर दी है। इस दौरान कई साधु संत, धर्माचार्य सभी मौजूद रहे और इन सभी की मौजूदगी में सीएम योगी ने अपना संबोधन दिया। इससे पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां रामलला के दर्शन उन्होंने किए, आरती पूजा की, जो विकास कार्य चल रहा है, मंदिर निर्माण जो चल रहा है उसकी समीक्षा भी की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मेरठ में भाजपा ने कई दलों में सेंधमारी की है। आरएलडी और बसपा के कई नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। ये कार्यक्रम मेरठ के सर्किट हाउस में आयोजित हुआ। लोकदल मोदी नगर से विधायक रहे सुदेश शर्मा भाजपा में शामिल हुए हैं। रालोद के नेता भोपाल सिंह गुर्जर भाजपा का दामन थाम चुके हैं। साथ ही संजय जाटव रालोद छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो वहीं नेहा सिरोही भी भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। डॉक्टर यशवंत चंद्र सागर बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। मुकेश सरला बसपा छोड़कर भाजपा में अब शामिल हो चुकी हैं। तो वहीं धर्मवीर सिंह लिसारी का नाम भी इसमें शामिल है, जो बसपा से अब भाजपा में आ चुके हैं। वहीं मेरठ पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में अपने सरकार के काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूपी में लोग विकास के नाम पर वोट देंगे। देखते हैं उनसे एक खास बातचीत। खतौली विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी एक रणनीति के तहत काम कर रही है और सबसे ज्यादा यदि
किसी को परेशानी में डाल रखा है तो वो राष्ट्रीय लोकदल है। राष्ट्रीय लोकदल को एक के बाद एक झटके यहाँ पर दिए जा रहे हैं। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं। तो ऐसे आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि देख रहे हैं कि लगातार खतौली की रणभूमि में तमाम आपके योद्धा उतरे हुए हैं, पूरी घेराबंदी कर रहे हैं। ऐसे में देख रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के कुनबे को छोटा करने और अपने कुनबे को बढ़ाने की जो वो है चीज़ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है और जो भी हमसे प्रभावित है हमारे विचार से वो हमारे साथ है। हम ऑनलाइन सदस्यता कराते हैं, हमने किसी को सदस्य बनने से रोका नहीं है। पिछले 2014 से हमारी ऑनलाइन मेंबरशिप शुरू हुई, उससे पहले हम लोग रसीदों के द्वारा सदस्यता करते थे। तो सबका स्वागत है, जो हमारे विचार से प्रभावित होकर हमारे साथ आ रहे हैं, हम सबको साथ लेकर चलेंगे और सबके साथ लेकर संकल्प के साथ इस प्रदेश की और देश की बेहतरी के लिए भाजपा काम कर रही है और आगे भी करेगी। जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो खतौली के चुनावी नतीजे हैं वो खाली खतौली नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी हवा का रुख तय करेंगे। निकाय चुनाव नज़दीक हैं, उसके बाद 2024 नज़दीक है। तो ऐसे में जिस तरीके से एक रणनीति के तहत आप काम कर रहे हैं तो आपको लगता है कि उसमें एक के बाद एक जो बड़े कदम है वो उठाए जा रहे हैं और सफलता मिल रही है? भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियाँ नियमित चलती हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव आ गया तो हमारी सक्रियता शुरू हो गई। हम लोग 12 महीने 360 दिन 24 घंटे जनता के बीच में बीजेपी का कार्यकर्ता है। हमारा बड़ा स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर के आधार पर अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता मेहनत के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, हमेशा लड़ते रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।